Okay, this is lecture number 4 in which we will discuss the linear system of equation and its solution. We have already uploaded 3 lectures before this lecture, and in 3 lectures we have discussed about the determinant of a matrix and inverse of a matrix and then rank of the matrix. The concept of rank is very useful for द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्यूशन. ठीक है, तो भाई ये हमारा 4th लेक्चर होगा जिसके अंदर हम सिस्टम ऑफ जो हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. चलिए उस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और उसके अंदर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये जो लेक्चर रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एटीसी के एग्जाम के लिए, यानी कि आपने जितना भी पढ़ा है वट एवर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिटरमिनेंट, इनवर्स एंड रैंक, द टोटली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल 3 कॉन्सेप्ट इन दिस लेक्चर, दैट इज लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ओके, चलिए मिलते हैं फिर अपने लेक्चर में. ओके, so the first concept is that system of linear equation. First of all you have to understand what is the meaning of system of linear equation. ठीक है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है. देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. वी रिप्रेजेंट इट बाय 2 टर्म्स, दैट इज होमोजेनियस सिस्टम एंड अनदर वन इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजेनियस सिस्टम. आपको पहले ये समझना पड़ेगा भाई जो हमारे पास में होमोजेनियस सिस्टम होता है वो क्या होता है. तो आप लोगों ने एक इक्वेशन देखी होगी, अगर मान लो ए एक्स की फॉर्म वो जो है और वो इक्वल टू 0 हमारे पास में, मींस द फॉर्म दैट इज ए, ओके, वन मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज एक्स. आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो x इज इक्वल टू 0 मैंने दे दिया इसको, ठीक है, दूसरा मैं बात करूं x प्लस में y मैंने इज इक्वल टू 0 दे दिया. इस तरह की अगर फॉर्मेशन हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं. लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं a, वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स a एंड द वेरिएबल दैट इज x बाई दैट इज इक्वल टू 0. देन वी से दैट this equation or the system is homogeneous system. Okay, means the matrix is ax is equal to 0, then homogeneous system. If we represent ax is equal to b, means the ax is not equal to 0, then that system is known as non homogeneous system. तो आप सबने इसको समझा कि ये हमारे पास में क्या होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है. तो यहां आप बता सकते हैं कि जो हमारे पास में b की जो वैल्यू होगी दैट इज नॉट इक्वल टू 0. आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसके बारे में कॉलेज टाइम में अपने पढ़ रखा है. अब जो हमारे पास में मेन कंसेप्ट आएगा यहां पर हमें करना क्या है इस चीजों को लेके, तो हमें इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. ओके, अब उसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. पहले मैं आप लोगों को होमोजेनियस सिस्टम के बारे में बात करूंगा. वी विल डिस्कस अबाउट द होमोजेनियस सिस्टम, देन आई विल डिस्कस अबाउट द नॉन होमोजेनियस सिस्टम. और जितनी भी हमारे पास में क्वेश्चन होंगे ना, इनका सबका रास्ता जाएगा भाई कहां से होगा, रैंक से. द ऑल कंसेप्ट विल बी सॉल्व बाय यूजिंग द रैंक. ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास में ax इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास में कंसिस्टेंट कब होगा. ठीक है, एक टर्म निकल के आती है कि कुछ हमारे पास में सिस्टम कंसिस्टेंट और एक आती है इनकंसिस्टेंट. द 2 टर्म्स दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. सो आई विल टेल द मीनिंग ऑफ द कंसिस्टेंसी. अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके पास में इक्वेशन है उसका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होना चाहिए. मींस देयर मस्ट बी 1 सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन, देन इट विल हैव द कंसिस्टेंसी. ठीक है, अगर उसके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इफ द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन देन इट विल बी इनकंसिस्टेंट. अब सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे आप लोगों में बात करूं तो ax इज इक्वल टू 0 आप लोगों ने बोल दिया भाई, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ax इज इक्वल टू 0. तो मैं आप लोगों से पूछो भाई इसका सॉल्यूशन बताओ. सॉल्यूशन से मतलब होता है द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट द वेरिएबल हैव सम वैल्यू. यहां पर आपने निकाला कि जी x इज इक्वल टू 0 आ गया, मींस x की एक ऐसी वैल्यू है जिसका जो रिजल्ट है या उसका आंसर है, उसका जो रूट है वो हमारे पास में 0 आएगा. द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 0 मींस इट हैज सम सॉल्यूशन. अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास में इक्वेशन एक कंसिस्टेंट है. अगर ये कहीं पर भी कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा देन वी से दैट इट इज इनकंसिस्टेंट. उसका कोई भी हमारे पास में हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, दैट इज इनकंसिस्टेंसी. आई होप आप लोगों को इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कंसिस्टेंसी, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. ओके, अब चलते हैं कि भाई कैसे इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं और कैसे इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या अप्रोच यूज करनी पड़ेगी. देखो मैंने कहा था कि इन सब का रास्ता कहां से होकर गुजरेगा, रैंक से. You have to solve these equations, the homogeneous, whether it's homogeneous or non-homogeneous, all equations can be solved only and only by using the rank of the matrix. Okay, चलिए अब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ में कि
जो हमारे पास में कंसिस्टेंसी होगी यानी कि होमोजीनियस इक्वेशंस होगी, उसके भी दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये जो टेबल आप लोगों के सामने शो कर रहा हूं ना, द टेबल विच आई हैव शोन ऑन द स्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अगर आप ये भी कर लेते हैं ना, इफ यू डन दिस देन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यू कैन सोल्व फ्रॉम दिस टेबल। चलिए बात करते हैं अब इसके अंदर में जो हमारे पास में कंसिस्टेंसी होगी होमोजीनियस सिस्टम्स की, तो वो तो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, इट ऑलवेज रिमेन कंसिस्टेंट। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अब बात करें कि क्या ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं और क्या हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं, व्हाट आर ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड व्हाट आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो उसकी मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने रिप्रेजेंट करना बताया था कि रैंक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हमारे पास में इसको रो बोलते हैं और मैट्रिक्स जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके अंदर में रिप्रेजेंट रैंक बाई रो ए। अगर हमारे पास में इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट अगेन, कि अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स आपने लिया है, लेट अस सपोज मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपने इसका सॉल्यूशन निकाला, इसका आपने डिटरमिनेंट निकाला और वो डिटरमिनेंट जो है, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द शॉर्ट ट्रिक्स एंड लॉन्ग कट मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग मैट्रिक्स फॉर द डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर उसका डिटरमिनेंट आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो और लेकिन जो हमारे पास में इसका रैंक आएगा और वो रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन होगा, वो किस तरह का होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशंस होगा, या फिर वो किस तरह का होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका होमोजीनियस सिस्टम होगा, या फिर हम कहेंगे कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन अपने पास में रखता होगा। ठीक है, तो आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा, आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, रैंक कैसे फाइंड करते हैं भाई, हम उसके डिटरमिनेंट का यूज करके उसके रैंक को फाइंड करेंगे। अगर जो रैंक आपने निकाला है वो अगर उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गया, ठीक है, मान लो आपने इक्वेशन लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दूसरी वेरिएबल हमारे पास में क्या है, x1 x2 x3, कितने वेरिएबल है भी आप लोगों के पास में, हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव, 3। अगर आपके पास में जो रैंक है वो इन वेरिएबल्स की नंबर्स के इक्वल आ जाता है और डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाता है, डिटरमिनेंट 0 आएगा, तभी तो भाई इसका रैंक किसके इक्वल आएगा, तब हम कहेंगे कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन निकलेगा वो किस तरह का होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशंस, या फिर आप कहोगे इसको जीरो सॉल्यूशंस, या फिर आप कहोगे इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन, या फिर तीसरा नाम, चौथा नाम इसको दिया जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ये चार नाम जो मैंने बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भाई नोट डाउन कर लेना। दूसरी बात करता हूं कि अगर मैं होमोजीनियस सिस्टम की, अगर हम होमोजीनियस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात करें, यू ऑलरेडी अबाउट द होमोजीनियस सिस्टम इन विच ax इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात करूं, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस की बात करूं, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दैट इक्वेशन, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, तब आप क्या कहोगे, फिर आप उसको चेक करोगे कि जितने हमारे पास में रैंक बनेगा उसका, जो 0 के बाद में हम उसका रैंक फाइंड आउट करेंगे, अगर उसका रैंक जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उससे कम होगा, भाई अगर हमारे पास में उसका रैंक जो आ रहा है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है उसके पास में किस तरह के सॉल्यूशंस हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, दो हमारे पास में केसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द रैंक, इफ द रैंक इज लेस देन ए, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन यू कैन से इट्स ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अनदर वे टू फाइंड द मैट्रिक्स हैव द जीरो डिटरमिनेंट, देन यू अगेन से दैट द इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये इतना पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यही हमारे क्या पूरे सिलेबस का, पूरा आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उनकी नींव है। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को एक दे देता हूं। सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी जिसके अंदर में ax इज इक्वल टू 0 होगा, उसके अंदर में दो तरह के सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है या फिर उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसका रैंक, या तो हमारे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल का आने का मतलब है हमारे पास में कि उसके डिटरमिनेंट क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 बना होगा, तभी तो हमारे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर में आ जाता है। भाई आप लोगों ने अच्छे से समझा था कि मान लो मेरे पास में 3/3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मैक्सिमम 3/3 की है, तो इसका जो रैंक आ सकता है वो कितना आ सकता है, मैक्सिमम वो 3 आ सकते हैं या उससे लेस आएगा। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा तो कहां पर अप्रोच करनी पड़ेगी, आपको 2/2 की मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी। मींस आप कब करते हैं, जब आपको इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ जाता है, तभी तो 2/2 की तरफ मूव करते हैं आप लोग, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो अगर मान लो अगर इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका रैंक क्या होगा, इक्वल टू
3 रहेगा, यानी कि जितने उसके वेरिएबल्स हैं उसके बराबर होगा तो आप कहेंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन कैरी करती है, ट्रिवियल सॉल्यूशन करती है। अगर वो डिटरमिनेंट उसका 0 आ गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो रैंक और नंबर वेरिएबल से कम आ गया, जैसा आप लोगों को यहां पर पढ़ाया गया, तो उसके अंदर में क्या होगा, आप कहोगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें। चलिए मैं अब बात करता हूं जो हमारे पास में दूसरी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा इसके अंदर में ax इज इक्वल टू बी होगा। इन दिस इक्वेशन वी हैव टू रिप्रेजेंट ax दैट इज इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट। तो इसके अंदर में दो तरह के सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने होते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन वेदर इट कैन बी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, जब भी कोई इक्वेशन हमारे पास में, जब भी कोई मैट्रिसेस जो है, जब भी कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, वो इनकंसिस्टेंट होगी। कब? जब उसका क्या होगा, कोई भी उसके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं कि कंसिस्टेंट होगी जब उसके पास में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमें भी इसके अंदर में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी फाइंड करेगी। लेकिन जो हमारे पास में होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, सिस्टम होता है, वो हमेशा हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन ये सिस्टम जो होते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम होते हैं, जिनके अंदर में आगे आपने कुछ वर्ड लिख रखे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है। ओके, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने इक्वेशन लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई हैव रिटन दिस मैट्रिसेस एंड x1 x2 x3 ये आप लोगों ने लिख लिया एंड दैट इज इक्वल टू 1 2 3 ये आप लोगों ने लिख दिया। तो ये बी मैट्रिक्स आपके पास में, ये आपके पास में कौन सी आ गई, दिस इज बी मैट्रिक्स, दिस इज एक्स मैट्रिक्स दैट इज वेरिएबल एंड दिस इज ए मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे कि हमारे पास में किस तरह के, दिस इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और अगर ये होमोजीनियस सिस्टम है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। अगर इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आ गया तो आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। अगर एक भी सॉल्यूशन आ जाता है देन यू फाइंड दैट दिस लीनियर इक्वेशन हैव कंसिस्टेंसी और इज कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए छोटा सा मैं आप लोगों को कंसेप्ट यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के नाम से। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती क्या है, देखिए मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स मैंने लिखी है, ये लिख दी भाई मैंने 1 2 3। आई हैव रिटन द मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, x1 x2 या फिर मैं बोलूँ x y z लिख दिया मैंने यहां पर एंड द अनदर मैट्रिक्स इज 8 9 10 11। ओके, लेट अस सपोज 8 9 10 मैंने यहां पर आप लोगों के सामने ये लिख दिया भाई। आई हैव रिटन द बी मैट्रिक्स लाइक दिस। ठीक है, तो अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, देखो आपने बोला कि भाई इसका जो होगा हमारे पास में, ये जो मैट्रिक्स का अगर आपने रैंक निकाला तो कैसे लिखेंगे, रैंक ऑफ ए लिखेंगे भाई। ठीक है, अगर दूसरा मैं आप लोगों को बोलूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जब हम रैंक निकालेंगे तो उसको लिखते हैं ए बी, ऐसे लिखते हैं भाई। ठीक है, और इसके अंदर में करना क्या, आप लोगों को करना ये है द कॉलम ऑफ द बी यू हैव टू ऐड इन द मैट्रिक्स ए। कैसे ऐड करेंगे इसको, देखो बहुत अच्छे से समझना इस पॉइंट को। आप लोग एज इट इज ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3 1 4 7 2 5 8 3 6 9 एंड द लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहां पर एक कॉलम ऐड कर देना, दैट इज 8 9 एंड 10। तो आपके पास में क्या बन जाएगी भाई, ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होता आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इसको इसके साथ में लिखना होता है। ओके, तो आप सब लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो आपके पास में ए मैट्रिक्स होती है उसी को आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। यू हैव टू राइट द ए मैट्रिक्स एंड यू हैव टू ऐड बी मैट्रिक्स एज ए कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाली आप ए का रैंक निकालते हैं तो यू रिप्रेजेंट रैंक ए, और अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से उसका रैंक निकालते हैं तो वो आप रिप्रेजेंट करते हैं रो ए बी। ठीक है, अब जो आपने समझा था रैंक में मेरे साथ में, उसका कंसेप्ट मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। और आप लोगों ने मेरे साथ में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई थी कि अगर मान लो ये मेरे पास में रैंक इसका 3/3 है, मेरे पास में मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स बनी है ये कितनी बनी है भाई, 3/4 की बनी है जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी। फिर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, चलो इसको ये मैं रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया है। थोड़े से इसके वेरिएबल जो ऊपर नीचे कर दी कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले जो मैट्रिक्स दिख रही है दिस वन इज दिस वन। ओके, दिस वन।
तो ये आप लोग को क्या दिख रही है, ए मैट्रिक्स दिख रही है, दिस इज ए मैट्रिक्स। और ये आपके पास में जो लास्ट एलिमेंट जोड़ा, देन इट बिकम द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लास्ट एलिमेंट आपके जोड़ने से। तो मेरे को ये बताओ, जो ए मैट्रिक्स थी उसका रैंक कितना था, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द ए मैट्रिक्स, 3/3। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दिस इज 3/4। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक आता है वो हमेशा जो ऑर्डर होता है उसमें जो मिनिमम होता है उससे या तो इक्वल होता है या फिर लेस देन होता है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। तो इसका रैंक क्या होगा, मेरे को जल्दी बताओ। इसका जो रैंक होगा, आप कहेंगे कि ए का रैंक वो कितना होगा, 3 होगा। द रैंक ऑफ द ए इज 3। रैंक ऑफ ए बी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास में बनी है उसका भी रैंक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 होगा भाई। ठीक है, अब अगर दोनों ही हमारे पास में लेस देन 3 है तो हमें क्या करना है भाई, हम जो हमारा रिजल्ट निकालना चाहेंगे हम केवल और केवल इस मैट्रिक्स का यूज करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि 3/4 की है, उसका मिनिमम हमारे पास में 3 है। द मिनिमम ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3, सो वी कैन फाइंड आउट आवर रिजल्ट, आवर कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स बाय यूजिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ओनली। सो वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ द ए मैट्रिक्स सेपरेटली। ठीक है, तो आप जितने भी सॉल्यूशंस करेंगे वो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करके करेंगे। आपको करना क्या होगा एग्जाम के अंदर में, जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आपको सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसकी डिजाइन कर लेनी है। किस केस में, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस के अंदर में। जितनी भी हमारे पास में नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन बनेंगे उनके संदर्भ में आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देनी है। अब क्या करना है वो स्टेप आप बहुत अच्छे से समझ लो मेरे साथ में। अगर मान लो आप लोगों ने किया कि आपके पास में एक 3/3 की मैट्रिक्स है और 3 वेरिएबल्स है उसके अंदर में। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये आपके पास में 3 वेरिएबल्स थे। अगर देखो स्टेप 1 पहला जो केस आएगा उसके अंदर में क्या करना है आप लोगों को, अगर आपके पास में जो रैंक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ए बी। ठीक है, और ये अगर आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स वाई जेड कितने 3 हैं, तो अगर रैंक आपका इसके पास इक्वल आ जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाता है, देन यू विल से द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। बाय नोट कर लेना इस पॉइंट को। ठीक है, कि ये जो सिस्टम रहेगा ये आपके पास में कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इन वर्ड्स का ही पूरा खेल है, कंसिस्टेंसी और यूनिक जब आप क्वेश्चंस के अंदर में जब आएंगे ना, अभी करवाऊंगा जो गेट के क्वेश्चंस हैं, तो यूनिक का बहुत बड़ा खेल है वहां पे, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा वहां पर। तो पहला आप लोगों को समझ में आया कि रैंक ए है और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का दोनों का इक्वल है, तो किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल के, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हूं भाई, दूसरे केस के अंदर में, इन द सेकंड केस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, बिल्कुल सही है भाई, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया। जो आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव दैट आर 3, बट द रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज 3। ओके, 3 से ये छोटा आ गया, तो आप कहेंगे कि भाई सॉल्यूशन तो है इसके पास में। अगर सॉल्यूशन है तो आप क्या कहेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेकिन कितने सॉल्यूशन है भाई, इसके जो सॉल्यूशंस बनेंगे ना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। कितने सॉल्यूशन बनेंगे भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे इसके अंदर में। ये सेकंड पॉइंट है, नोट कर लेना, क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर में। ठीक है, चलिए तीसरा जो पॉइंट होगा उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। अब तीसरा केस क्या बन सकता है, कुछ लोगों ने दिमाग लगा भी लिया होगा, तो जी यहां पर जो केस हमारे पास में बन सकता है वो क्या बन सकता है, तीसरा केस वो ये बनेगा कि तीसरे केस के अंदर में, ओके, तीसरे केस के अंदर में जो हमारे पास, एक मिनट, जो हमारे पास में तीसरा केस बनेगा वो हो सकता है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके बराबर ही नहीं है। तो ऐसा कब होगा, जब उसके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा केस आ जाएगा तो आप कहेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट है भाई। कैसा है हमारे पास में, इनकंसिस्टेंट। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे। इन्हीं 3 केसेस के ऊपर में हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। तो मैं आपको क्यों रीजन देता हूं कि जब भी आपके पास में नॉन होमोजेनियस सिस्टम आएगा तो सबसे पहले उसके अंदर में आपको क्या बनानी है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लोगों को मैंने बताया कि आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, जो बी मैट्रिक्स का कॉलम होगा उसको ए के अंदर में रिप्रेजेंट कर देंगे, और आप लोगों का जो रैंक होगा वो मिनिमम ऑफ द रैंक ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जो मैट्रिक्स का होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर में जितना भी आपका रैंक ए है
और जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी आपने बनाई उन दोनों का रैंक हमारे पास में सेम आ गया, यानी कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, मान लो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास में एक्स वाई जेड था, इफ द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, देन द रिजल्ट इज, देन यू कैन से द इक्वेशन, the linear system of equations is consistent and having unique solution. ठीक है, दूसरा केस हमारे पास में क्या था, the second case, the rank of A is equal to rank of the augmented matrix AB, but it is the rank is less than number of वेरिएबल्स, यानी आप लोगों ने 3 वेरिएबल मान रखे थे एक्स वाई जेड, लेकिन आपका रैंक अगर मान लो 2 आ गया तो आप कहेंगे कि सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, यानी उसके पास में सॉल्यूशन तो है, बट इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके पास में। और तीसरा केस क्या बन रहा था कि रैंक ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं है, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, जब भी कोई सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बात करी। होमोजीनियस सिस्टम था उसका एक बार क्विक रिवीजन आप लोगों को मैं दोबारा देता हूं, क्योंकि मैं इसके बाद में सीधा न्यूमेरिकल्स पे अप्रोच करूंगा और वहां पे फिर आप लोग भाई कंफ्यूज मत हो जाना चीजों को लेके। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ए एक्स इक्वल टू 0 होता है। इसके 2 केसेस बनते हैं, इसके केवल और केवल 2 केसेस बनते हैं कि रैंक ऑफ ए आपके पास में जो आपने ए मैट्रिक्स निकाली इसमें कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बी पार्ट जो होता है वो 0 होता है, द बी पार्ट इज 0, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाए, आपने जो इक्वेशन लिखी थी, जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स मान लो एक्स वाई जेड था, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव 3, दैट इज एक्स वाई जेड। If the rank of the matrix is equal to number of variables means 3, then you say that the equation, the linear system of equation has unique solution. ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए आपके एटीसी के एग्जाम के लिए ना ये जो पॉइंट है ना, ये जो कंसेप्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एटीसी के एग्जाम में। सारा कंक्लूजन इस पार्ट तो जो पीछे आप लोगों ने मैंने पढ़ाया था ना, वट एवर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिटरमिनेंट्स, इनवर्स एंड रैंक, the main concept to bring you on this chapter, that is linear system of equation। अगर वो आप लोगों ने बहुत अच्छे समझे ना तो यहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, और यहीं तक लाने का मेरा मेन मोटिव था पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए है मेरे पास में, वो अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, वो लेस देन या फिर इक्वल टू आना चाहिए जी, नहीं, क्योंकि इक्वल टू हमारा ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हमारा रैंक जो है वो लेस देन हमारे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इस सिस्टम के पास में। ठीक है, क्योंकि हमने 0 का जो इक्वल टू था वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इंक्लूड कर लिया। अगर मान लो इसके अंदर में आपने रैंक निकाला, वो लेस देन हमारे पास में क्या आ गया, 3 आ गया, 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो आपने रैंक निकाला वो 2 आ गया, दैट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, देन यू विल से द नॉन होमोजीनियस सिस्टम, और here we are discussing about the homogeneous system। ठीक है, तो दोनों के केसेस में हमने बात करी थी कि जब हमारे पास में जो वेरिएबल्स है वो लेस देन आ जाए या फिर इक्वल टू आ जाए, तो आपको कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए। तो 5 जो कंसेप्ट थे मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ में लेके चलता हूं। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम, अगर उसका रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या आ जाता है, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास में रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आता है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, Why I am repeating these concept again and again, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, और यहीं पर आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका यूनिक सॉल्यूशन लेके चलना है, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेके चलना है। तो क्रिस्टल क्लियरिटी लेके आओ, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आता है, चाहे हमारे पास में कुछ भी हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो या फिर नॉन कंसिस्टेंसी हो, सॉरी होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, तो उसके अंदर में हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करें कि अगर रैंक हमारे पास में लेस देन जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उससे कम आ जाता है, तो आप कहेंगे कि उसके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा लग रहा होगा और, लेकिन मुझे पता है कि किस कंसेप्ट में मुझे ज्यादा जोर देना है, इसलिए मैं बार बार यहां पर आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं अब बात करता हूं क्वेश्चंस को लेके। आप लोगों ने टेबल वही, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। ये सारा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वही इसके अंदर में सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूं भाई, जो आपके गेट के एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर जो कंसेप्ट आप लोगों के लिए कहीं से कोई कंसेप्ट और निकल रहा होगा, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा मैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन है वो कंसिडरेशन में लेके आता हूं, और इसके अंदर में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हमारे पास में 3 इक्वेशंस हैं। वी हैव 3 इक्वेशंस, x + y + z दैट इज इक्वल टू 4, सेकंड वन इज x + 2y + में 3z इज इक्वल टू 6, एंड थर्ड वन इज 2x + में 3y + में 4z। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इसके अंदर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को एनालिसिस किया हुआ है कि आपको सबसे पहले ए मैट्रिक्स उठानी है। तो ए मैट्रिक्स कैसे उठाएंगे, यहां से देखो 1 1 1, आप लोग जितने भी इनके वेरिएबल्स हैं उनको लिख लोगे 1 1 1।
ठीक है। सेकंड हमारे पास में इक्वेशन है, उसको एज इट इज लिखो 1 2 3 आप लोगों ने लिख दिया। फिर थर्ड वन आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी है 2 3 4, यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे आप लोग, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास में केस क्या बनता है, हमें पता है कि भाई ये किस तरह की इक्वेशन है। पहले तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, दिस इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ax इज इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर b के जो एलिमेंट्स शो हो रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में क्या करना है, यहाँ ax y z आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, और लास्ट हमारे पास में b मैट्रिक्स था, वी हैव रिप्रेजेंट द b मैट्रिक्स बाय 4 6 10। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम होते हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें क्या फॉर्म करनी पड़ती है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ती है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो लिखनी पड़ती है। तो वही चीजें मैं यहां पर अब लिखने चलता हूं भाई। अब ये एज इट इज लिख दिया मैंने ए मैट्रिक्स को, यहां पर ए मैट्रिक्स आप लोगों को दिख रही होगी। करना क्या था मेरे को, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बी का जो कॉलम था वो और ऐड कर देना था। आई हैव टू ऐड द कॉलम ऑफ द बी मैट्रिक्स अलोंग विद ए मैट्रिक्स। तो यहां पर आपके पास में जो मैट्रिक्स बन के आएगी दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ा हुआ है कि हमें क्या निकालना है, इसका रैंक निकालना है। तो ये मैट्रिक्स जो इसका रैंक क्या हो सकता है, जो ऑर्डर है 3/4 है, तो इसका जो रैंक हमारे पास में होगा वो रैंक जो हमारे पास में निकल के आएगा इस ए बी मैट्रिक्स का, वो लेस देन या फिर इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में जो मिनिमम है, वी हैव टू कंसीडर द मिनिमम टू फाइंड द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो यहां पर मिनिमम 3 है, देन द रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहां पर आप लोगों ने इसका रैंक जो बताया मेरे को कि लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर होगा। चलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने लिख ली। फिर एक चीज और बताई थी मैंने कि जब भी हम इनके बारे में बात करेंगे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा और हमेशा इसका रैंक फाइंड करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। वी विल यूज द ट्रांसफॉर्मेशन टू सोल्व द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स टू फाइंड द रैंक इन द केसेस ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे, देखो दोस्त, यहां पर मेरे पास में पहला एलिमेंट मेरे को 1 मिल गया, बहुत अच्छी बात हो गई है। अगर हमारे पास में ये 1 मिल जाता है तो आप लोगों को क्या करना होता है, इसके नीचे की जो टर्म्स होती हैं उनको क्या बनाना होगा, 0 बनाना होता है भाई, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर में ऑपरेशन यूज करता हूं R2, यानी कि जो दूसरी रो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और तीसरा हमारे पास में R3 है और इसको क्या लिख सकते हैं, R3 माइनस R1 प्लस में R2 लिख सकते हैं। जो हमारे पास में R3 बनेगी उसको R3 में से क्या करूं, R1 और R2 को दोनों को जोड़ के मैं कर दूं तो मेरे पास में जो टर्म होगी वो मेरे पास 0 बन जाएगी। और उसी के साथ साथ में एक और नई चीज हमारे पास में आ जाएगी, लोअर अपर ट्रायंगल का केस भी यहां पर हम कंसिडरेशन में ला सकते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूं, इसको किया मैंने, तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स बनेगी 1 हो गया, इसको R1 R माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा दूसरा एलिमेंट, और लास्ट वन भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आप R1 प्लस R2 करो, इन दोनों को जोड़ा आपने तो ये क्या बन गया, 1 + 1 2 बन जाएगा। ये भी मैट्रिक्स क्या बन गई, ये जो एलिमेंट ये भी 0 बन गया, यानी कि जो मेरा प्राइम मोटो था वो तो सोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे को छोटा सा और दिख रहा था यहां पर कि अगर मैं इसको और जोड़ दूं, 2 + 1 को जोड़ के और इसमें से माइनस कर दूं तो ये भी तो 0 बन जाता। तो ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए और ये 0 बन जाए, तो आप क्या कहेंगे, अरे ये तो अपर ट्रायंगल बन गई हमारे पास में। और अपर ट्रायंगल के जो हमारे पास में रैंक जो है वो निकालना बहुत आसान है, उनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या उसका रैंक रहेगा वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भाई इसके अंदर में। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी, ये जो मैट्रिक्स होगी, जब आप इसके ऊपर में सारा ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर एज इट इज रिप्रेजेंट होगी। आप अपनी नोटबुक में यहाँ पर पॉज कीजिएगा, इस लेक्चर को पॉज कीजिएगा और जब अपनी नोटबुक के अंदर में इसको सोल्व करके देखिएगा इन ऑपरेशंस का यूज करके। चलिए अब देखो क्या करना है, अब मुझे रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए मुझे एक चीज दिख रही है कि मैंने रैंक के अंदर में आप लोगों को एक बात बताई थी, जब भी हमारे पास में कोई भी एक रो जो है, कोई भी एक रो है वो अगर 0 हो जाती है, जब डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर में मैंने एक आप लोगों को बात बताई थी कि जब भी हमारे पास में कोई भी एक रो जो है वो 0 हो जाती है या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आता है भाई, ठीक है। ओके, अगर 0 आ गया तो आपने कहा था भाई इसका जो ऑर्डर है वो 3/4 का है, तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास में माइनर क्या बन सकता है, 3/3 का बन सकता है। लेकिन 3/3 का जो माइनर आपने फाइंड किया उसका डिटरमिनेंट तो क्या आ गया भाई, 0 आ गया, यानी कि इसका रैंक जो है, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी 3, इसका रैंक 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द 2/2 मैट्रिक्स। आप 2/2 मैट्रिक्स का यहां पर फाइंड करके देखो, ये एक पेयर बना के देखो आप लोग 2/2 का इसके अंदर में, तो आपने फाइंड किया 1 1 0 1, इसका जब आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा भाई, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो कंफर्मली है कि द इक्वेशन हैव द ऑर्डर 2, द मैट्रिक्स हैव द ऑर्डर 2, ठीक है। अब देखो आपने निकाला रैंक ऑफ ए जो हमारे पास में 2 आ गया, तो वो ही हमारे पास में क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो भी हमारे पास में रैंक क्या होगा, 2 होगा। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए भाई,
ठीक है। अगर दूसरे केस में आपके पास में वेरिएबल कितने थे, इसके अंदर में वेरिएबल थे नंबर 3, लेकिन आपका रैंक क्या आ गया, 2 आ गया, तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे भाई? तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसी के अंदर में कि भाई अगर आपके पास में जो रैंक होते हैं वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, आपका ए रैंक इक्वल टू ऑगमेंटेड का रैंक, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे भाई इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे वो भाई क्या आ गए हैं, कम आ गए हैं, सॉरी जो रैंक आया वो लेस देन आया आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, देन द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नॉन होमोजेनियस सिस्टम का यूज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे गेट के अंदर में कुछ क्वेश्चंस हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर एक कंसेप्ट निकल के आएगा जो कई नाम से जाना जाता है, जिसको हम फ्री वेरिएबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वी नो दैट दिस कंसेप्ट बाय फ्री वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या फिर आप इसको जानते हैं डायमेंशंस ऑफ स्पेस के नाम से, या फिर नलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस किसी के हो सकते हैं, तो वो यहां पर हम इसको फाइंड करते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड इट इज रिटन बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो आप लोगों ने मैट्रिक्स लिखी है, जो आपके पास में गिवन है, उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर से अगर आप रैंक निकाल देते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि उसके पास में कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। या फिर आप बात करें कि नंबर ऑफ कॉलम्स उसके पास में कितने हैं, कॉलम और उसके पास में क्या रैंक है, अगर उनको भी माइनस कर देते हैं तो सेम कंसेप्ट नलिटी या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में लेके चलता हूं। एक छोटा सा कंसेप्ट बीच में आता है, तो यहां पर आप इसको याद रखेंगे भाई। ये क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है भाई, इसका मुझे फाइंड आउट करना है। ये मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एम की है, यानी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, जिसके अंदर में ए आई जी जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। हमने पिछली क्लासेस के अंदर में भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। और नलिटी है, देन नलिटी ऑफ ए, इसकी नलिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा है। इट इज डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू हैव टू फाइंड द इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके गेट के क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट है, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर में मिलते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स। तो आप लोगों को पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं A11 A12 A13 इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट्स इसके 3 हैं, तो 3 3 3 आप सब लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहां पर आप बात करेंगे कि पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका रैंक फाइंड करेंगे। रैंक कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया है कि इसके अंदर में सारी लाइंस क्या है, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो सारी डिपेंड कर रही हैं, तो भाई ये क्या कर सकते हो आप सबको, क्या करेंगे, ये 0 कर सकते हैं, 0 बन जाएंगे, एक दूसरे में माइनस करेंगे। मान लो इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया तो 0 बन जाएगी, थर्ड जो होगी उसके अंदर में माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगी, फोर्थ में करेंगे तो 0 हो जाएगी, लेकिन बचेगी क्या लास्ट, एट लास्ट ओनली 1 रो रिमेन्स इन द मैट्रिक्स एंड दैट इज फर्स्ट रो। फर्स्ट रो आपके पास में रहेगी, यानी कि फर्स्ट रो है वो ही किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, बाकी सारी उसके ऊपर में डिपेंड कर रही है, या तो उसके वेरिएबल है या प्रोपोर्शनल है, या फिर उसमें से हम डिपेंडेंसी है किसी में माइनस करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि केवल और केवल एक रो जो इंडिपेंडेंट है, तो इसका रैंक कितना जाएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन क्वेश्चन को पढ़ा है। अब नलिटी कैसे आप लोगों को बताई थी मैंने, कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो उसके पास में, उसमें से रैंक को माइनस कर दो, द नंबर ऑफ कॉलम्स इट हैज दैट माइनस बाई इट्स रैंक। तो इसका जो हमारे पास में क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास में n कॉलम होते हैं, आप ऐसे जाएंगे तो n कॉलम मिलेंगे आप लोगों को। तो n में से हमने क्या कर दिया, उसका रैंक माइनस कर दिया, दैट इज रैंक इज 1, देन द नलिटी और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ATC एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है कि ए मैट्रिक्स है, जो आप लोगों को गिवन है, ये आपके पास में वेरिएबल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपके पास में लास्ट हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया, द कांस्टेंट इज 0। तो आप कह सकते हैं कि किस तरह का सिस्टम है ये, हमारे पास में Ax = 0 टाइप का सॉल्यूशन इक्वेशन है। तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या हुआ, ये हमारे पास में होमोजीनियस सिस्टम हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है, द क्वेश्चन सेज दैट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो भाई एक बार टेबल पे जाके दोबारा देखना आप लोग, जो आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखी है, जो आप लोगों ने बना रखी है, कि किसी भी जो हमारे पास में होमोजीनियस सिस्टम होता है उसका जो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं तो वो किस तरह की इक्वेशंस होती है। तो वो जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और ऐसे केसेस के अंदर में ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, 0 के इक्वल होता है।
ठीक है। तो यहां पर आप लोगों से ए की वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना, यहां पर आप लोगों को ये मैट्रिक्स लिखनी है, ये मैट्रिक्स आपने लिख ली है। इससे हमें क्या मिला, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन से हमें एक आइडिया मिलता है कि इसका जो डिटरमिनेंट रहेगा वो आप लोगों को 0 बनना है। बाकी आप लोगों ने मेरे साथ में इसकी ट्रिक सारी फाइंड आउट कर रखी है, वहां से आप इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, जैसे भी आपको सुटेबल मेथड लगता है उससे आप इसका यूज करके इसको निकालो, और जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में ए की वैल्यू -2 और 1 आ जाएंगी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देखना है, डिटरमिनेंट इसका 0 के इक्वल रखना है। यहां पर जो कंसेप्ट समझाने था उसका मतलब ये था कि मैं इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का कंसेप्ट आप लोगों को समझा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में वो नलिटी को लेके या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके, यहां पर गिवन आप लोगों के पास में द गिवन टर्म इज दैट ए मैट्रिक्स दैट हैव ऑर्डर m क्रॉस n। दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एटीसी एग्जाम्स। ठीक है ना, तो बहुत इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। जब मैं प्रीवियस पेपर सोल्व करवाऊंगा तो वहां पर आप लोग देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर आए हुए हैं। तो m क्रॉस n जो है और रैंक उसका r दे रखा है भाई, और यहां पर ये कह रहा है कि m जो हमारे पास में है m इज ग्रेटर देन n है। इसके अंदर में जो क्वेश्चन था यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो यहां पर आप इसके अंदर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर इसके अंदर में जो गिवन था टर्म मैं आप लोगों को बताऊं, वो गिवन था कि n हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, और r हमारे पास में क्या है, रोज है। ये दो चीज यहां पर इसको दे रखी है, और r जो हमारे पास यहां दी गई है वो रैंक के इक्वल में दिया गया है। तो इसको नलिटी फाइंड करना है। तो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से इस चीज को समझा भी था कि जब भी किसी की नलिटी फाइंड करते हैं तो जो भी उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसमें से, या फिर उसके कॉलम्स होते हैं वो, और उसका रैंक क्या करना, तो आपको उसके अंदर से माइनस कर देता है। जब आपको क्या मिलती है, उसकी नलिटी मिल जाती है। तो आप लोगों का क्या हुआ, इसका आंसर क्या मिलेगा, n नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस r, यानी कि उसका रैंक। आंसर इज दिस। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको गेट के एग्जाम्स में बहुत मिलते हैं, क्योंकि गेट के एग्जाम के क्वेश्चंस ही आपके एटीसी के अंदर में मैक्सिमम चांसेस होते हैं रिपीट होते हैं, मतलब उसी तरह के कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं उसके अंदर में। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले तो मेरे को ये बताओ, फर्स्ट वॉच में आप लोगों को ये इक्वेशन कैसी लग रही है। ये आप लोगों को एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लग रही है भाई। क्यों लग रही है, बिकॉज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 620 म्यू, ये आप लोगों को दिया हुआ है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी जो मैट्रिक्स है वो आप लोगों के पास में 0 नहीं है। तो आप कहेंगे दिस इक्वेशन इज ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम की अप्रोच मैंने बताई थी। सबसे पहले आप उसका क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आप लोगों ने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने इसका क्वेश्चन जो है इसके अंदर में पूछा गया है कि ax bx, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। देखो सबसे पहले तो आपको भी ये पॉइंट दिमाग में बैठाना है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। यहीं से आपको एक हिंट मिल जाएगा। तीन जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या कि जब हमारे पास में रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो, और वो इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, या फिर वो लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल के, या फिर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तब तीन केसेस आप लोगों को डिस्कस किए गए थे। तो तीसरा केस जो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि रैंक ए जो है वो अगर हमारे पास में रैंक ऑफ ए बी ही ना हो तो उसके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और आप कहेंगे कि सिस्टम कैसा होता है हमारे पास में, इनकंसिस्टेंट होता है भाई। वहां पर कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मेरा जो मेन कंसेप्ट होगा यहां पर मुझे फाइंड आउट करने का होगा, और रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करने का होगा, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज ए भी फाइंड आउट करने का होगा। तो मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले बना लेनी है। तो आप ये क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स एज इट इज रख दी भाई आप लोगों ने। ए मैट्रिक्स आप लोगों ने रखी 1 1 1 1 4 4 1 6 लैम्डा, ये लैम्बडा होता है, और ये 620 म्यू। म्यू आप लोगों ने यहां पर ये इक्वेशन मेरे साथ में डिजाइन कर ली। अब आप लोगों को बताया था मैंने कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करते हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने यूज किया, R2 है मेरा मेन कंसेप्ट होगा कि इनको मैं 0 बना दूं भाई। ये 0 बनाने की कोशिश करो आप। तो R2 माइनस R1 कर दूं, यानी कि दूसरे में से पहली माइनस कर दूं, तो आप लोग को क्या मिलेगा, दिस एलिमेंट विल बी 0 एंड द थर्ड रो इफ आई सब्ट्रैक्ट R2 R3 माइनस R2, या फिर हम ऐसा करें कि R3 में से R2 माइनस कर देता है, एंड वी अगेन गेट द रिजल्ट 0 फॉर दिस। तो यहां पर आप लोग को क्या मिलेगा, 0 1 0 0 मिल गया आप लोगों को। और दूसरे में क्या मिलेगा, ये 1 एज इट इज, दिस इज 3, और 4 हमारे पास में क्या हो गया, क्योंकि ये हमें क्यों यूज करना पड़ा, अगर मैं इसमें से चाहता तो फर्स्ट रो को भी इसमें से माइनस कर देता, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि 4 है और ये भी 4 है, तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम, दोनों जो हमारी रोज हैं इनको हम माइनस कर देंगे तो ये भी एलिमेंट एक 0 बन सकता है। और 0 बन गया तो हमें दिख जाएगा, यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या दिख गई, अपर ट्रायंगल दिख गई है, ऊपर की साइड में सारे डेटा है,
प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये छोटी सी चीज हमें क्वेश्चंस के अंदर में एनालिसिस करनी चाहिए जब भी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, यहाँ लैम्बडा -6 हो जाएगा, ये माइनस होके आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा म्यू -20। तो ये चीज आप लोगों ने भाई एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर बना ली। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, देखो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब जो बताने जा रहा हूं, ये कहता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो भाई रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। भाई आप लोगों ने पढ़ा इस चीज को। अब ये कब पॉसिबल है, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मैं इस पॉइंट को 0 बना दूं, ठीक, देखो केवल और केवल मैं इसको, अगर मान लो यहां पर कोई कांस्टेंट है, मैं कहूं कि 5 को 0 बना दो, तो क्या आप इसमें कोई भी वैल्यू रख के 0 बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन आप लोगों से कोई कहे कि भाई लैम्बडा -6 इसको 0 बना दो, यू कैन मेक लैम्बडा -6 इक्वल टू 0 बट नॉट 5 इक्वल टू 0। 5 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। आप ये कर सकते हैं कि लैम्बडा -6 है, इसको 0 कर सकते हैं बाय पुटिंग लैम्बडा इक्वल टू 6। तो केवल और केवल इस वैल्यू को आप 0 बना सकते हैं, किसी और को नहीं। तो यहां पर आप लोगों को समझ आया कि मैं अगर इसको 0 बना दूं, अगर मैं इसको 0 बना दूं, तो मेरे पास में 3/3 की जो मैट्रिक्स थी, 3/3 की जो मैट्रिक्स यहां पर बन रही है, ये मैट्रिक्स मेरे पास में ए मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक कितना बन जाएगा? तो रैंक इसका क्या बन जाएगा भाई, ये 0 बनने के बाद में कितनी इंडिपेंडेंट इसके अंदर में टर्म्स रह गई हैं, कितनी इंडिपेंडेंट रोज रह गई हैं? तो आप कहेंगे 1 और 2, 2 आप लोगों के पास में रह गई है, ठीक है। तो इसका रैंक क्या आएगा भाई, इसका रैंक आपके पास में क्या बनेगा? 3 तो हो नहीं सकता, तो क्या रैंक बन गया? 2 बन गया। ओके, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको 0 बना दूं तो इसका रैंक तो 2 बन गया, इसका रैंक तो मेरे पास में 2 बन गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं इसको कि ये जो म्यू -20 है, म्यू माइनस, अब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का बात करता हूं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पूरा आ गया। तो इस केस के अंदर में अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंसिडरेशन में ले लेता हूं पूरी को, तो इसमें 3/3 का कोई भी एक पेयर बनाओ, ये पेयर बना लो, मान लो फर्स्ट सेकंड, और मैंने लास्ट बना लिया, ये लास्ट वाली जो कॉलम था वो उठा लिया। तो इसके अंदर में ये मैंने लिख सकता हूं 1 0 0 1 3 0 6 14 और म्यू माइनस में 20, ये मैंने लिख लिया। भाई इसका रैंक जो है वो कितने हो सकता है? 3/3 की आपने लिखी तो लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है। ये कब हो सकता है? जब मैं म्यू -20 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर ये 0 बन गया, लेट सपोज मैं एक केस इसके अंदर में कंसिडरेशन में ले लेता हूं कि अगर मान लो मैंने इसको 0 मान लिया, तो 0 बनने के बाद में इसके पास में कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, रोज हो जाएंगी? तो फर्स्ट और सेकंड। तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो रैंक होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमने ए का जो रैंक निकाला था वो भी 2 था, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो आपने बनाई उसका भी रैंक 2 निकाल दिया आपने। कब? जब आप इसको 0 पुट कर देते हैं, तो वो तो इक्वल हो गई है, और इक्वल हो गई है तो आपका वो सेकंड केस बनता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से वो छोटा है, तो आप कहेंगे कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो उससे पूछा गया है कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस के अंदर में आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0 पुट नहीं करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आपका निकल के आया कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी दो चीजें हैं, यहां से आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कैसे इनके रैंक्स को फाइंड करके हम इसका प्रोसीड करते हैं। तो नो सॉल्यूशन था, यही कंसेप्ट आप लोगों को मेरा समझाना था। इसीलिए मैं जो टेबल आप लोगों ने पढ़ी थी ना, उस पर इतना एम्फेसिस डाल रहा था, क्योंकि आगे चीजें हमें पता है कि मुझे स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है और कहां पर उसको ज्यादा एम्फेसिस करके चीजों को रोकना है, जो उसके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू चीजें आप लोगों को पढ़ाता हुआ निकल जाऊं, ठीक है। जो चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनके ऊपर में ज्यादा यहां पर एम्फेसिस दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट हम गेट का क्वेश्चन है वो देखते हैं भाई। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपका बेस तैयार होता चलेगा। बेसिकली आपने चीजें तो पढ़ ली हैं, बस और थोड़ा सा इनको ब्रूम करना है। अब देखो एक इक्वेशन मेरे पास में गिवन है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लोगों के सामने गिवन है। ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास में वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स है, और ये आपके पास में थर्ड वन दैट इज कांस्टेंट मैट्रिक्स बी। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि किस तरह की मैट्रिक्स है भाई। ये आपके पास में ए एक्स इज इक्वल टू बी की है, मींस दिस इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो अब इसके अंदर में पहले शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं भैया आप लोग, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी है मेरे साथ में, कि इसके लिखते हैं हम एलिमेंट 2 3 1 1 0 2 3 1 5, ये आप लोगों ने निकली ए मैट्रिक्स। आप दूसरी क्या लिखते हैं, बी मैट्रिक्स, इसी के साथ में लिख देते हैं दैट इज 5 -4 and 14। तो ये क्या बन गया आपके पास में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है। अब मैं इसको सोल्व तो कर सकता हूं भाई, मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताया था, कंसेप्ट बताया था मैंने कि रैंक ए जो है वो इक्वल होता है किसके,
रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो आप कहते हैं कि हमारे पास में सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के आप लोगों ने मेरे साथ में काफ़ी डेफिनेशन डेवलप भी करी थी इस चीज़ को लेके कि सिस्टम जो है हमारे पास में कंसिस्टेंट होगा और उसके पास में क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इनफाइनाइट होगा या फिर हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उसके रैंक से हम फाइंड आउट करके देखते हैं उसको। ठीक है, लेस देन वेरिएबल आ गया तो कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ऑगमेंटेड सॉल्यूशन मेरे पास में जो गिवन है, एक मिनट, तो इसके अंदर में आप ये कर सकते हैं कि एक एलिमेंट आपको 1 दिख रहा है, तो मैं क्यों ना इस 1 वाली जो रो है इसको ऊपर ले जाऊं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा था अगर आपको पहली रो का पहला एलिमेंट आप लोगों को 1 मिल जाता है तो उसके नीचे 0 बनाना ज्यादा हमारे पास में डिफिकल्ट नहीं होगा, हम उसको इजिली सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें रो को इंटरचेंज कर देता हूं, यानी कि पहला जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, R2 दैट कैन बी रिटन एज R2, सॉरी इसको मैं पहला जो कर रहा हूं R2 को हम लिख सकते हैं R3, दूसरा मैं इसके अंदर में यहां पर लिख देता हूं 1 2 5 14, ये ऊपर चली जाएगी, फिर हमारे पास में दूसरा बचेगा 0 1 -4 और फिर लास्ट वन 2 1 3 5, ये आप लोगों के पास में आ गया भाई। ये आप लोगों ने इक्वेशन लिख लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिए। अब आपको कहीं ऐसा दिख रहा है इसके अंदर में, इसके अंदर में आप लोगों को दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड में से माइनस कर दूं तो वो 0 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो वही करना आप लोगों को कि फर्स्ट में से सेकंड में से आपको फर्स्ट को माइनस कर देना 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि पहला ऑपरेशन आपको R2 - 3 R1 करना है, और दूसरा ऑपरेशन आपको यह भी दिख रहा होगा कि अगर मैं सेकंड जो थर्ड हमारे पास में रो है उसमें फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके कर दूं तो ये कंपोनेंट 0 होंगे। देखिए खाली ये कंपोनेंट 0 नहीं होगा, ये एलिमेंट 0 नहीं होगा, बाकी सब भी उसके साथ में क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। ऑल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई बाय द सेम वेरिएबल। 2 से कर रहे हैं तो 2 कांस्टेंट, 2 से कर रहे हैं तो 2 से, 4 से कर रहे हैं तो 4 से, वो सबके ऊपर में इंप्लीमेंट होगा और सबके साथ में आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है। ऑल एलिमेंट्स शुड बी ऑपरेटेड विद द सुटेबल डेटाज। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो ऑपरेशन आप लोग को दिख रहा होगा कि R3 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ये आप लोग लिख सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे भाई अपनी नोटबुक के अंदर में इसको जल्दी से सोल्व करके देखना, पॉज करके वीडियो को, और यहां पर जो आप रिजल्ट निकाल के देखेंगे तो आपके पास में आएगा 1 2 5 14, 0 -6 -14 और -14 और -46, एंड लास्ट वन इज 0 -3 -7 एंड -23, -23 यहां पर आएगा लास्ट में। ओके, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस then it will become again the same row, that is 3 -3 -7 -23। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि दो रोज है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल हैं तो भाई हमारे पास में क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर में हमारा जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाता है भाई, उसका 0 हो जाता है। यानी कि हमारे पास में 3/4 की मैट्रिक्स थी तो 3/3 के जो पेयर बनेंगे उनका रैंक क्या रहेगा, उनका जो रैंक रहेगा, सॉरी जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आ गया है। अगर 0 आ गया तो देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द 2/2 मैट्रिसेस, 2/2 के जो पेयर्स होंगे उनकी तरफ में आपको मूव करना है। ठीक है, जब आप मूव करेंगे जिसके अंदर में तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों का रैंक यहां पर क्या हो गया, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल आपको कितने थे, 3 गिवन थे, लेकिन आपके पास में जो रैंक निकल के आया वो क्या है, लेस देन वेरिएबल्स आए। तो आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशंस के पास में कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ाया तो दोबारा से एक बार जो टेबल मैंने आप लोगों को बनवाई थी तो वहां से एक बार जाके इसको जरूर देखें। तो कैसा रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दिस इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है भाई, देखो कंसीडर मैट्रिक्स, आप लोगों को एक मैट्रिक्स दी गई है, उसका एक वेक्टर स्पेस दिया गया। वेक्टर स्पेस का मतलब होता है उसके जो वेरिएबल्स उनको दिया गया है, और ये कह रहा है कि ax = 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो होते हैं वो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई होमोजीनियस मैट्रिक्स होती है तो उसके अंदर में कब पॉसिबल है, केवल और केवल जब वो नॉन ट्रिवियल हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट क्या हो भाई, उसका डिटरमिनेंट = 0। उसका डिटरमिनेंट जब 0 होता है तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो हमारे पास में किस तरह की है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, या फिर कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं भाई आप लोगों के लिए। कैसे करेंगे इसकी अप्रोच, आप लोगों को ये तो दिख गया कि इसका रैंक जो है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक जो है वो लेस देन 2 रहेगा, लेस देन 2 रहेगा।
क्योंकि जब इसको हम सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि इसने गिवन दे दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं जब आपका रैंक जो है वो लेस देन आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाता है, तो उसको देखते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब उसका जो आपने डिटरमिनेंट निकालना है, द डिटरमिनेंट यू हैव टू कैलकुलेट इज इक्वल टू 0। तो भाई 0 निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ मेरे को क्या आएगा। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई 2k। तो यहां से आप इसको सोल्व करके देखो, ये बन गया k3 k क्यूब बन गया, एंड सेकंड वन इज इसमें से माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर, ओके, k क्यूब एंड माइनस ट्वाइस k स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, 0, 2 एंड 0, क्योंकि क्यूब हमारे पास में फॉर्मेट आया तो इसके 3 फैक्टर हमारे पास में निकल के आएंगे, 0, 0 एंड 2। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट निकालने का था वो आपका ये था समझाने का कि इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है इन केसेस के अंदर में। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये गेट के अंदर में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ था ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेनी है भाई। आप लोगों को मैट्रिक्स बना के दिखाओ जल्दी से मेरे को। चलिए आप लोगों ने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया होगा भाई, ये आप लोगों के सामने ऐसा बना होगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर में ऑपरेशन करना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसका ऑपरेशन करना है। कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखो चलो शुरू करते हैं इसका। यहाँ पर आप लोगों ने किया कि पहला एलिमेंट हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो इसके नीचे के जितने भी उनको क्या करोगे, 0 बना लोगे भाई। आपने 0 बनाने की इसकी किया, तो 0 बनाने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट में से आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस कर दोगे। तो 2 ऑपरेशन आपको कौन कौन से देखने हैं कि R2 दैट इज R2 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1 आप लोगों को कर देना है, और दूसरा जो ऑपरेशन इसके अंदर में लगाना है वो R3 दैट इज R3 माइनस में 5R1, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। सभी एलिमेंट्स के ऊपर में ये ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए अब जब आप लोगों ने कर लिया है तो जो फाइनल रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, मैंने आप लोगों को लिख लिया है वो। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखो, इसको जब इसको सोल्व कर लेंगे, आप लोगों ने ऑपरेशन किया तो पहली जो रो बनेगी वो बनेगी 1, 2, -3 और a। नेक्स्ट जो रो बनेगी भाई, मैं थोड़ा अगर साफ नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए, 0, -1, 9, b -2a, और नेक्स्ट हमारे पास में 0, -1, 9, c -5a। तो ये आप लोगों ने 3 रो मेरे साथ में रिप्रेजेंट कर ली। अब यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर ध्यान से देखो कि ये 2 रोज के क्या हो गई, अगर ये 3/3 की जो ए मैट्रिक्स थी, क्योंकि यहां तक हमारे पास में क्या होता है, ए मैट्रिक्स होती है, और जब लास्ट कॉलम जोड़ देते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। तो यहां पर जो आप लोगों ने लिखा, ये मैट्रिक्स मेरे पास में क्या बन गई है, 3/3 का ए मैट्रिक्स है। दोनों रो आइडेंटिकल आ रही हैं, तो दोनों रो आइडेंटिकल आ रही हैं, तो 3/3 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आ रहा है तो इसका जो रैंक है वो 3 तो हो नहीं सकता भाई। देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द 2/2 मैट्रिक्स, यानी कि इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा। आप ये कह सकते हैं कि उसका जो रैंक होगा वो हमारे पास में 3 है, यानी कि उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है कि कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि a प्लस b इनके जो हमारे पास में रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे। तो कंसिस्टेंसी में आप लोगों को सबको पता है कि रैंक ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ ab, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके इक्वल होता है। तो भाई यहां पर आप देखो a का रैंक तो लेस देन 3 आ गया, तो आपको इसको भी तो करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक वो भी 0 करना पड़ेगा। तो 0 करने का केवल और केवल तरीका यह है कि भाई जो हमारे पास में फाइनल आप ये कंसिडरेशन में लेके आओगे पूरी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो ये जो 2 एलिमेंट है अगर ये भी आइडेंटिकल बन जाए, तो ये भी आइडेंटिकल बन जाए, तो आप कहोगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर में जो हमारे पास में लास्ट के ये 2 रोज हैं, ये क्या हो गई है, आइडेंटिकल हो गई है, और दोनों के हमारे पास में रैंक क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका फिर 0 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर में आप निकाल के लिए क्या होगा, जो आपने कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है, जो आपके पास में लास्ट जो एलिमेंट्स थे b - 2a दैट इज इक्वल टू c - 5a हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई हैं तो हम कहेंगे कि दोनों रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के अंदर में, और आप इसको इजीली सोल्व कर लोगे। जो भी आपके पास में क्वेश्चन में गिवन होगा उसको इक्वेट करना और आप लोगों को आंसर उसका मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। गेट 2015 का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में क्या क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चंस उठाए गए ना बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जिसका एक भी अगर क्वेश्चन कर लेते हो ना आप, तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे आपके कवर हो जाते हैं, यानी कि टाइप वाइज आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस यहाँ पर डिजाइन किए गए भाई। ठीक है, तो इसके अंदर में चलिए इस क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है कि ये हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें क्या पूछा गया आप लोगों से कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस
पूछे गए। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप सबको पता है कब होते हैं भाई, जब हमारे पास में जो ऑर्डर जो इनके रैंक है ए मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के वो तो इक्वल हो, लेकिन उनका जो वैल्यू आएगा वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आता है। ठीक है, जो हमारे पास में वेरिएबल्स है उनसे कम आ जाता है तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। अब आप लोगों को ऑपरेशन करना है, ये सारी चीज आप लोगों ने लिख ली होगी भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी वो बना ली होगी आप लोगों ने। और जब इसके ऊपर में ऑपरेशन करेंगे, पहली जो एलिमेंट हमारे पास में G1 है उसका यूज करके हम बाकी टर्म्स को क्या करेंगे, जीरो बना लेंगे। सभी के ऊपर में ये एलिमेंट भी ऑपरेट होंगे, सारे एलिमेंट्स हमारे पास में क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। देखो ठीक है, ये फाइनल आप लोगों के पास में मिलेगी वो आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, देखो इसके अंदर में आपसे पूछा गया है कि भाई इनके जो रैंक है वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होने चाहिए, यानी कि दोनों के जो रैंक है वो इक्वल होने चाहिए ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होने चाहिए। ठीक है, तो भाई लास्ट जो आपके पास में एलिमेंट होगा, अगर मान लो मैं इस एलिमेंट को जीरो बना दूं, तो जीरो बना दो तो जो मेरे पास में ये तो ये मैट्रिक्स थी, इसका रैंक कितना हो गया भाई, क्योंकि एक पूरी रो इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई है, तो वन रो इज टोटली जीरो। तो आप कहेंगे कि इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा, 3/3 तो हो नहीं सकता, 2 ही इसका रैंक होगा। दूसरे केस के अंदर में अगर आपको इसका भी रैंक बनाना, अगर ये कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू हुई तब तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 बनाना है, यानी कि लेस देन जो 3 है वो बनाना है, तो अगर आप इसको 0 बना दो, यानी कि k-2 को 0 बना दो, तो आपके पास में क्या होगा, ये 0 हो गया, यानी कि टोटली रो हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3/3 थी जो, उसका रैंक भी क्या आ जाएगा, लेस देन 3 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको ये वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, वही आप लोगों से पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कहेंगे कि k = 2 आप लोगों को वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये आपके लोगों के गेट के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये आप लोग घर पे ट्राई करके देखना अपनी, इस क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को लेके होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वहीं से आपके क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एटीसी के एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है वो। चलिए मिलते हैं भाई, और अपने साथियों को भाई जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि उनको वेल एजुकेशन जो है, मतलब टू द पॉइंट जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है वो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कुछ भी आप लोगों को अपडेट होगी वहां पर आप लोगों को बताते जाएगा।